जय श्री कृष्णा यार सबको। डे 4 ऑफ 270 हार्ड चैलेंज। ठीक है। एंड जैसा मैंने बोला था आप लोगों को कि आज से नया लेक्चर हो जाएगा चालू। चैप्टर मतलब नए चैप्टर का लेक्चर हो जाएगा चालू यार। एंड दैट इज डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि ये खत्म करेंगे तभी मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स सेंगेज से चालू कर पाएंगे। चलो यार, डिटर्मिनेंट ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाने वाले हम लोग। आसान चैप्टर है, प्रॉपर्टीज बेस्ड चैप्टर है, काफी सिंपल मैं बोलूंगा ये एक चैप्टर है। ठीक है, तो बस वही है, उसको खत्म करेंगे हम लोग। एंड जितनी जल्दी हो जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज हम लोग को साइड बाय साइड अब केमिस्ट्री चालू करनी है। एंड क्योंकि हम लोग के यहाँ पर, अब मुझे नहीं पता आप लोग जो व्यूअर्स हो वो कहाँ से हो, बट सूरत में मई में छुट्टियाँ आ जाती है, तो मैं ऑब्वियसली मई में ज़्यादा काम देने वाला हूँ। अब वो चीज़ अगर आप लोग के यहाँ पर जून में छुट्टियाँ आती है तो आपको अकॉर्डिंगली फिर वो उन लेक्चर्स को मैनेज करना है, जैसे भी आप देखने वाले हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर देखो, आप अगर जेई की प्रेप वैसे भी कर ही रहे हो, या अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी आपने जब क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट ईयर सीखा था तब ये देखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट जैसी चीज एक्चुअली में होती क्या है। बट ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट मेट्राइसिस एंड अलजेब्रा ऑफ मेट्राइसिस। वी हैव आल्सो लर्नड दैट अ सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मेट्राइसिस। ये मैंने आप लोग को बताया था जब हम लोग ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था 5/100 7/100 है ना, इंटरेस्ट वाला, कि मैंने बताया था अगर आपके पास जो वेरिएबल मैट्रिक्स होती है वो आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स की तरह बनती है, और जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है वो आपकी एक जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स या जो भी आपको मैट्रिक्स बनानी होती है अकॉर्डिंगली वो बनती है। एंड देन आपकी आंसर मैट्रिक्स भी आपका एक कॉलम मैट्रिक्स की तरह बनता है। सो ये आप लोग का पूरा मैंने आप लोग को इस क्वेश्चन में समझाया था। यहाँ पर हम लोग इन डिटेल आगे देखने वाले हैं। देखो, क्योंकि मैंने कोई चीज समझाई है मैं उसको रिगार्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं रिगार्ड करूंगा। आपने देखा होगा ये जो लेक्चर्स है मैं मान के चल रहा हूँ बंदे कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, बच्चे एक साथ देख रहे हैं। नहीं देख रहे तो यार रेफर कर लेना। बाकी इंस्टा पर और यूट्यूब पर रोज का रिवीजन चलता है रात को कि आज इस डे पर हमने ये रिवाइज किया, तो वो प्लीज देखते रहना। So now this system of equation has a unique solution or not is determined by the number of a1 b2 minus a2 b1, which is this. Then the system of linear equation has a unique solution. तो याद करो यार, क्लास 10th में आपने यूनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपके पास दो इक्वेशन होती है a1x plus b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0 उधर लिखा होता था, या इज इक्वल टू c1 यहाँ पर लिख दो, और ये इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो यूनिक सोल्यूशन अगर हम लोग बताते थे तो वो होता था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हम लोग का आता था यूनिक सोल्यूशन में। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या आता था? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड नो सोल्यूशन में आता था हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चैप्टर 3 क्लास 10th, यू गाइस कैन वेरीफाई इट। ठीक, so the number of a1 b2 minus a2 b1 which determines uniqueness of solution is associated with the matrix A is equal to a1 b1 a2 b2। तो अगर आप देखो जो a1 b2 और a2 b1 की वैल्यू है वो आप ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, ये इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये आप अकॉर्डिंगली इसके थ्रू निकाल सकते हो। अभी तक ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वाइड एप्लीकेशन, एंड जो आपको ये a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू निकालनी होती है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। व्हाट एंड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ a और det a। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वाइड एप्लीकेशन ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले माइनर कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर है। सोचो भाई, भर भर के कंटेंट है। ठीक है, और मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहूंगा कि मेट्राइसिस का इतना वेटेज नहीं होता है जितना डिटर्मिनेंट्स का होता है। मतलब डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये चीज याद रखना। बट मैं हूं ना, बस
बाकी तुम टेंशन मत लो, बाकी मैं देख लूंगा। सो डिटर्मिनेंट होता क्या है यार, वो देखते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई जे एलिमेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले उसने ये बोला कि आप जिस चीज का डिटर्मिनेंट निकालोगे वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो आप जिस चीज का नंबर या डिटर्मिनेंट निकालोगे वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहला रूल जो आपको यहां पर समझ में आ रहा है वो ये है कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, ठीक है। तो ये है where aij is equal to ijth element of A. This may be thought of as a function which associate each square matrix with a unique number. If M is the set of square matrices, K is the set of numbers, and F is such that क्या बोलते हैं इसको, M एरो के, या मुझे ऑब्वियसली इसको बोलना नहीं आता है, हम लोग तो ये बोलते थे कि डोमेन इज M, के इज कोडोमेन, है ना, तो हम लोग ऐसा बोलते थे। और इधर भी एक्चुअली में मतलब वही है, ठीक है। M इज अ सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। M आपका डोमेन है एक ऐसे फंक्शन का, एंड K इज द आंसर मैट्रिक्स। तो K इज डिफाइंड बाय FA इज इक्वल टू K वेयर A belongs to M and K belongs to K, then FA is called determinant of A. It is also denoted by determinant A or det A or triangle, ठीक है, या डेल्टा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है उसके अंदर M, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी वैल्यू बात करते हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो M या डोमेन जो फंक्शन में अगर आपको डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स का निकालना है तो सबसे पहले आपकी जो डोमेन है, मतलब जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वो आपकी स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। K आपका क्या है, बहुत सारे नंबर्स, मतलब बेसिकली K बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अगर आपको डेट ए निकालना है तो हम लोग उसको एफ ऑफ ए लिखते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के। क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी के लिए भूल जाओ, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बस उतना ध्यान रखो। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए और डेट ए और डेल्टा, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये आपका मैट्रिक्स का साइन है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज मॉड का साइन। जैसे मॉड का साइन लगाते थे ना, वैसे ही आप लोग का साइन लगता है, और ए बी सी डी बेसिकली आपका होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो आपने एलिमेंट्स मैट्रिक्स में लिखे वो सेम आपको डिटर्मिनेंट में लिखना है, बस फर्क क्या है साइन का। ये साइन मैट्रिक्स का साइन है, ये साइन डेट का साइन है, डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। तो ये हो गया यार। अब रिमार्क क्या कहता है, फॉर मैट्रिक्स ए डेट इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। साइन मॉड्यूलस का है लेकिन पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, फॉर मैट्रिक्स ए। अगर ए कोई ऑब्वियसली कोई फंक्शन है, नंबर है, जो भी है, तब आप उसको मॉड्यूलस ही पढ़ोगे। लेकिन अगर ए आपकी मैट्रिक्स है तो आप मॉड्यूलस वाले साइन को, जिसके अंदर ए लिखा हुआ होगा, उसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ोगे, ना कि मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ये तो हम लोग ने डोमेन में ही देख लिया था। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 अगर आपको निकालना है, सो लेट A इज इक्वल टू A बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 अगर आपको निकालना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट नीचे लिखा हुआ होता है उसके अंदर वही आपका आंसर हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, ये कहीं पर भी पूछा नहीं जाता। इंपॉर्टेंट आ जाओ बेटा 2 और 3 से। तो 2 पर है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट का, मतलब गेम यहां से चालू होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब है कि आपका 2 क्रॉस 2 आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपका एक ए मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डेट A विच इज इक्वल टू डेल्टा विच इज इक्वल टू, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A11 इंटू A22 माइनस करना है A12 इंटू A21, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको लेफ्ट साइड से हमेशा चालू करना है। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, हम लोग हमेशा चालू करते हैं बेटा लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड का टॉप एलिमेंट को डायगनली मल्टीप्लाई करो, राइट साइड का टॉप एलिमेंट डायगनली मल्टीप्लाई करो, दोनों के प्रोडक्ट के आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढना। तो अगर आप लोग का पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट दिस, तो मैं क्या करूंगा, 2 4 -1 2 8, तो 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 आएगा, 4 इंटू -1 करूंगा तो -4 आएगा। अब दोनों वैल्यूज को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 + 4 दैट इज 8, ठीक है।
अब कोई मुझसे अगर ये पूछे तो इसके में भी मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख करके आप लोग को बता देता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमेशा हमेशा ब्रैकेट्स बनाओ एंड बीच में लगा दो बेटा माइनस साइन, तो यहां से मेरी वैल्यू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के पॉजिटिव वन आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये ऐसे निकलता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाओ यार डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में आता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, determinant of a matrix of order 3 can be determined by expressing it in terms of second order determinants। तो हम लोग को बेसिकली जब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा कुछ तोड़ते हैं कि वो 2 क्रॉस 2 में बन जाए। ठीक है, अब वो कैसे तोड़ते हैं वो ये बताएगा। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट अलोंग अ रो और अ कॉलम। तो हम लोग बेसिकली एक एक्सपेंशन प्रॉपर्टी लगाते हैं रो साइड से और कॉलम साइड से। ठीक है, क्या होता है वो देखने को मिलेगा। देयर आर 6 ways of expanding a determinant of order 3 corresponding to each of 3 rows and 3 columns। तो या तो आप कॉलम 1 से एक्सपैंड कर सकते हो, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, या फिर आप रो 1, रो 2, रो 3 से। तो टोटल आपके पास 6 पॉसिबल वेज होते हैं टू एक्सपैंड एंड गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बट क्या हम लोग को इतना सब कुछ पता होना चाहिए? नहीं पता होना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ काम की बात ही बताने वाला हूं। अब आगे कंसिडर डिटर्मिनेंट, ये आपके पास डेट है। एक्सपेंशन अलोंग रो 1, तो एक्सपेंशन अलोंग रो 1 कैसे होता है? ठीक है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एलिमेंट A11 ऑफ रो 1, इस R1 का यहां पर मतलब है रो 1, बाय -1 की पावर 1 + 1, दैट इज -1 into sum of suffixes in A11। समझाऊंगा। And with the second order determinant obtained by deleting the elements of the first row and first column of data as A11 lies in row 1 and column 1। इसको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली इसने क्या किया है, कॉलम 1 और रो 1 को छुपा दिया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, लिख करके पूरा बताऊंगा। देन मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट, उसको भी सेम प्रोसीजर करना है और उसका भी डेट आपको लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई द थर्ड एलिमेंट, सेम प्रोसीजर करना है आपको। ठीक है, एंड तीनों को ऐड कर देना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इतना बड़ा आंसर है। अगर रो 2 से करेंगे तो कैसे करेंगे वो इन्होंने पूरा दिखाया है। कॉलम 1 से करेंगे तो कैसे करेंगे, तीनों केस में जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज टू द रीडर कि आप बाकी तरीके से भी सॉल्व करो, बट मेन चीज क्या है कि आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब इन्होंने जो समझाया उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यार एक्चुअली में वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप क्या करो, A11, A12, A13 लिखो, A21, A22, A23 लिखो, A31, A32 और A33 लिखो। पहले आपके पास ये हो गया। अब आप क्या करो, अगर आपको रो 1 चूज करना है, अगर आपको रो 1 चूज करना है फॉर योर एक्सपेंशन, रो 1 चूज करना है, तो रो 1 का पहला एलिमेंट पकड़ो। मैंने पकड़ा पहला एलिमेंट। ठीक है, उस पहले एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर इन दोनों नंबर का एडिशन। इन दोनों नंबर का क्या, एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना है बेसिकली, क्योंकि आपने रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट उठाया जिसका नाम है A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वो एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप बेसिकली क्या कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो। तो ये मैंने निकाल दी अपने दिमाग से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, ये 4 एलिमेंट बचे, और ये 4 एलिमेंट आपको बेसिकली
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बता रहा है। तो हमारे कौन से 4 एलिमेंट बचे थे? ये 4 एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे? इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32 और A33। ये हुआ आपका रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट का एक्सपेंशन। अब रो 1 में ऑफ कोर्स वाली बात है, एक और एलिमेंट है। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है, A12 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर सम ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, दैट इज 1 + 2। एंड फिर आपको क्या करना है? भूल जाना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, सॉरी, क्योंकि A12 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ। अच्छा सॉरी, तो क्या बचेगा आपके पास? ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये 4 एलिमेंट का बेटा डेट बना दो। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे और इसका आपको क्या करना है? डेट बना देना है, मतलब डिटर्मिनेंट बना देना है ऑफ ऑर्डर 2। फिर वापस आपके पास एक और एलिमेंट बचा है जिसका आंसर है A13 इंटू -1 की पावर 1 + 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का डिलीशन, डिलीट कर दो उसको। तो ये 4 आपके बचेंगे जो कि है A21, A22, A31 और A32। देखो लोग सोच रहे होंगे भाई तू एक बार में फटाफट से समझा दे, क्यों नहीं तेजी से समझा रहा? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास टाइम है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? सही बात है ना? तू देख, नहीं तो तू आगे स्किप करते जा, तेरे को जहां से देख रहा है तू वहां से देख, सिंपल सी बात है। मेरा काम है कि मैं इसको फटाफट से ना डिलीवर करके एक एक चीज पहले समझा दूं। ठीक है, अब क्या करना है? ये आने के बाद आपको इन सबको क्या करना है बेटा? ऐड। और ये जब सबको ऐड करके आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ये आपका ऐसा लिखा हुआ है तो। समझ में आया? अच्छा, अब इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो -1 की पावर 2 तो बेटा +1 ही होगा। तो A11 एज इट इज इनटू, हमें तो पता है इसका तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है और बीच में माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसमें A12, लेकिन -1 की पावर 3 हो जाएगा तो -A12 बन जाएगा और इधर भी वापस बेटा क्रॉस होगा, A21 A33 -A23 A31। एंड सिमिलरली इधर क्या होगा? -1 की पावर 4, क्योंकि पावर 4 इवन है तो ये प्लस आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दो, जो कि आपका A21 A32 माइनस ऑफ A31 और A22। तो ये आप लोग के आंसर्स हो जाएंगे। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पूरा डिटर्मिनेंट का। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे ये सेम चीज करनी होती, कॉलम 3 के एक्सपेंशन के साथ, अगर मुझे ये सेम चीज करनी होती तो मैं कैसे करता? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठा रहा हूं और आप लोग को दिखा रहा हूं कि कॉलम 3 के साथ अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो प्रोसीजर क्या था बेटा? वापस कॉलम 3 अगर आपको पकड़ना है तो ये एक एलिमेंट आएगा, ये एक एलिमेंट आएगा और ये एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, इनटू आपको क्या करना है? -1 की पावर जो भी इन दोनों का एडिशन है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन इवन है, मैं तो सीधा इधर लिख रहा हूं, ये ऑड है। ठीक है, मैंने सीधा इन दोनों नंबर्स का एडिशन यहां पर लिख दिया। अब पहली बात क्या है, ये आप लोग को लिखने की जरूरत है, जैसे जैसे हैबिट होगी ये आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आप खुद सोच सकते हो, ये एक इवन नंबर है, ये एक ऑड है, ये एक इवन है, तो इवन में -1 की पावर हमेशा प्लस में ही आ जाएगी फाइनल आंसर में, तो आप इसको प्लस एज इट इज छोड़ सकते हो, माइनस हो जाएगा ये और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आप लोग डायरेक्टली छोड़ सकते हो। दूसरी चीज अगर आप लोग को याद रखती है तो एक और चीज आप लोग याद रख सकते हो बहुत काम की, कि एक्चुअल में व्हेनेवर यू आर एक्सपेंडिंग,
तो सिर्फ ये जो 4 एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, इन्हीं में नेगेटिव साइन लगता है, क्योंकि देखो इन दोनों का सम ही आपका ऑड आ रहा है -1 की पावर में। तो कहीं से भी एक्सपैंड करो, अगर आप यहां से एक्सपैंड कर रहे हो, यहां से कर रहे हो, यहां से कर रहे हो, यहां से कर रहे हो, सिर्फ इन चारों के एलिमेंट के बाहर आपका माइनस साइन लगता है, बाकी सब में नहीं लगता है। समझ में आई बात? क्योंकि इनका ही -1 की पावर ऑड होता है। अब ये आपने हटाया, तो अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इधर क्या था? A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को भूल जाओ। अगर मैं उसको भूल गया तो मेरे पास क्या क्या बचा है? A21 बचा है, A22 बचा है, A31 बचा है और A32 बचा है। ठीक है, सिमिलर बेसिस पर बेटा अगर मैं A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटा दूं तो मेरे पास कौन से 4 नंबर बचे? A11, A12, A31 और A32 बचे। समझ में आई बात? अब मैं क्या करूंगा? सिमिलर बेसिस पर थर्ड रो थर्ड कॉलम हटाऊंगा, तो मेरे पास कौन से 4 एलिमेंट बचे बेटा? A11, A12, A21, A22, सबको ऐड कर दो। इनको तो तुम्हें निकालना आता ही है, सबको ऐड कर दो, आपका डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक और तरीका बताऊंगा डिटर्मिनेंट A को बहुत ही तेजी से सॉल्व करने का। ठीक है, वेट करो। तो ये था बेटा, और आप कैसे भी निकालो, कोई भी कॉलम से एक्सपैंड करो, कोई भी रो से एक्सपैंड करो, आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको करना है तो। रिमार्क्स: फॉर easier calculation we shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of zero। अब इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज आप यहां पर देखो, जब आप इधर लेट सपोज रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हो तो 1 इंटू जो आपका डिटर्मिनेंट बचेगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर, तो आपका आंसर इधर से आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 इंटू -2 इंटू करोगे, क्योंकि 2 इंटू -1 की पावर 2 + 1, तो वो आपकी 3 हो जाएगी। तो वापस आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ब्लॉक करके -1400 का आप क्या बनाओगे? डिटर्मिनेंट बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे। फिर +4 इंटू बाकी का डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इतनी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है और मैं क्या करूं, सीधा का सीधा इस कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर दूं, तो पहला नंबर 4 ब्लॉक किया, रो और कॉलम उसका, तो ये 4 बचे। बाकी में तो आपका दिस इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग, तो बेटा 0 ही हो जाएगा। थर्ड वाले केस में भी 0 इंटू एनीथिंग, तो आपको 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए उसने ये चीज बोली है बेटा कि अगर आपके पास किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, हमेशा एक्सपेंशन हमेशा उसी जगह से लगाओ, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन को हमेशा इजी करेगा। ठीक है, while expanding instead of multiplying by -i plus j we can multiply by +1 और -1 according to i plus j। तो जो मैंने बोला था कि आप ये 4 नंबर के साथ हमेशा -1 मल्टीप्लाई करते हो और ये बाकी जो 5 नंबर है उनके साथ सीधा का सीधा +1 मल्टीप्लाई करते हो, बात खत्म। ठीक है, तो आपको ये -1 की पावर i plus j याद रखने की जरूरत नहीं है। Let a is equal to this, b is equal to this, then it is easy to verify that a is equal to 2b. Also that determinant of a is -8, determinant of b is -2. Observe that determinant of a is equal to 4 into -2, which is equal to 2 square into b, or determinant a is equal to 2 power n into b, where n is equal to 2 is the order of square matrices a and b. So in general, if a is equal to kb, where a and b are square matrices, then delta a is equal to या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू k पावर n डिटर्मिनेंट b। तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये मैं आप लोग को पहले समझा देता हूं इधर बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि लेट सपोज आपके पास एक A मैट्रिक्स है जो कि है A11, A12, A21 और A22। अगर आप इसका डेट निकालने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ये दोनों आपस में किए, ये दोनों बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अगर मैंने इस A मैट्रिक्स में
ठीक है, ये अगर मेरी ए मैट्रिक्स थी, अगर मैं ये बोलूं मेरी बी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट को के से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट को मैंने क्या किया बेटा, के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली क्या मैं बी मैट्रिक्स को के लिख सकता हूं, ठीक है, बी मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, के। तो अब आप ध्यान से देखो, मेरा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा के स्क्वायर A11 A22 माइनस के स्क्वायर A12 A21। तो अगर आप ध्यान से देखो आपका के स्क्वायर आ रहा है कॉमन, और जो ये चीज लिखी हुई है जो कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी वो आपका लिखा आ रहा है, देखो A11 A22 माइनस A12 A21। समझ में आई बात? तो ऐसा होता है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली इस प्रॉपर्टी से आपको ये पता लग रहा है कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और बेसिकली इधर मैं बी लिख देता हूं जो हमने केस दिया था, b इज इक्वल टू के अगर लिखा हुआ है, सो डेट ऑफ b डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू k पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जहां पर पिछले केस में हमारा ऑर्डर 2 था, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स का था, इसलिए k स्क्वायर आया। अगर ऑर्डर बेटा 3 होता ना तो k क्यूब हो जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पानी पियो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम लोग सीधा, मेरे हिसाब से यहां से अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ही आने वाली है, ठीक है। पहले तो इवैल्यूएट करना है, तो मैंने इसका आप लोग को सीधा सीधा बोला था हमेशा वहां से इवैल्यूएट करो जहां से आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। तो हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, तो हम लोग कॉलम 3 से इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले लिखेंगे कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट, उसके एलिमेंट के हिसाब से आप उसका रो और कॉलम ब्लॉक कर दोगे, तो बचेगा आपका इन चारों का डिटर्मिनेंट। और हमें पता है ये नंबर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा। आप ये समझो कि जो आपका रोम्बस होता है ना बेटा, या डायमंड होता है, ये चार एलिमेंट जो 3x3 में होते हैं वो आपके सिर्फ नेगेटिव से मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी हमेशा पॉजिटिव से मल्टीप्लाइड रहते हैं। तो 4 इंटू बाकी आपका क्या बचा, -1 4 3 और 1, बाकी तो आपके 0 0 हो जाएंगे। ये मैंने आपको बात की थी, इन्होंने लिखा भी है। तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स -1 -12, ठीक है। तो -1 -12 इज -13, -13 इंटू 4 विल कम आउट टू बी कितना आएगा, -52, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर इधर दिया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड, गर्मी हो रही है। चलो, ठीक है। तो अब बेटा इधर का एक्सपेंशन लगाएंगे। यहाँ का एक्सपेंशन में देखो कहीं से भी लगाओ, आपको एक ही जीरो दिखाई दे रहा है तीनों रो में या तीनों कॉलम में। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सीधा पहले रो से ही एक्सपेंशन लगाएंगे, ठीक है। पहले रो का तो जीरो, पहले वाले तो उसका डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा। फिर क्योंकि ये आपका डायमंड में आ रहा है, डायमंड की पोजीशन में आ रहा है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आप क्या ट्रीट करोगे, नेगेटिव ट्रीट करोगे, ठीक है। फिर इसका डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट हम लोग, इसके साथ कौन सा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा, ये और ये ब्लॉक कर देंगे। तो आपके पास बचा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा 0। शुरुआत में मैं लिख करके बता रहा हूं, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। मन में ही हर चीज कैलकुलेट करेंगे, ये सब स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका ये नंबर तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो पॉजिटिव ऑफ माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। मैं ये पॉजिटिव क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐड ही करना है ना, तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव डाल रहा हूं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढेंगे, ये और ये ब्लॉक कर दो, ठीक है। 1 3 है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक कर दो। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और माइनस साइन बीटा, ये आपके पास बचेगा यार, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा,
0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो साइन बीटा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा बेटा, और ये होगा तो माइनस कॉस अल्फा हो गया इनटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, और इन दोनों का क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हेंस योर फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 0 माइनस एनीथिंग इज माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा विद अ प्लस साइन, और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों भी आपस में इक्वल लिखी हुई है चीज, तो आंसर आ गया 0। समझ में आया, आंसर आ गया आपका सी। अब ये तो हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक आई चीज जो मुझे शेयर करनी चाहिए, और वो ये है, दिमाग से पैदल आदमियों, एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑफ कोर्स वाली बात है, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई है, बट ये बात जो मैंने अभी तुम्हें बोली कि दिमाग से पैदल आदमी, ये उन लोगों को बोलना जब तुम्हें ये प्रॉपर्टी आ गई हो और दूसरा बंदा पागलों की तरह ये इतना बड़ा एक्सपेंशन लगा रहा है। ध्यान से देखना ये चीज, 0 0 0, एक साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ऑपोजिट साइन, माइनस कॉस अल्फा ऑपोजिट साइन, साइन बीटा माइनस साइन बीटा ऑपोजिट साइन, 0 0 0 और ऑपोजिट साइन, कौन सी मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। बेटा ये चीज हमेशा याद रखना, एक प्रॉपर्टी की तरह है ये, समझ में आई बात। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। समझ में आई बात, पक्का याद रहेगा अब, चलो ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज गाइस, मैं एक और तरीका तुम्हें बताने वाला हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो क्या करना होता है उसके अंदर, वो भी मैं तुम्हें सिखा देता हूं। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें सिखा देता हूं। क्या करना है, जो ये दो नंबर्स है, जो आपके फर्स्ट कॉलम के एंड वाले नंबर्स होते हैं या एंड वाले एलिमेंट्स होते हैं, उन दोनों एंड वाले एलिमेंट्स को यहां पर कॉपी करके बस लिख दो, ठीक है, यहां पर कॉपी करके लिख दो। सिमिलर बेसिस पर यहां के कॉलम 3 के जो एंड वाले एलिमेंट्स है वो यहां पर बेटा लिख दो, लिख दिया। अब क्या करो बेटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो कि हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा विद अ नेगेटिव साइन। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो कि हो जाएगा 0, लिख लो, अभी बीच में कौन सा साइन आता है वो बताऊंगा। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो कि आपका क्या हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, और इन तीनों के बीच में प्लस का साइन डाल दो, ये आपका एक ब्रैकेट बना, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, अब आप उल्टा जाओ, ठीक है, ग्रीन वाले तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा, इधर भी आपका आंसर 0 आएगा, इधर भी आंसर 0 आएगा। इन सबको भी कर दो प्लस और एक ब्रैकेट में लिख दो। फिर जो इन दोनों को आंसर आए उन दोनों को कर दो क्या, सब्ट्रैक्ट। पहले वाले का आंसर ऑफ कोर्स वाली बात 0 है, दूसरे वाले का आंसर भी 0 है, 0 माइनस 0 आपका 0 आ गया। ये भी एक ट्रिक होती है मल्टी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालने की, और ये ट्रिक से ही जेई के लोग, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यही ट्रिक ज्यादा अच्छे से लगाते हैं लोग, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन में ये चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन में ये चीज की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तो ठीक है, ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, अब जब नीचे आएगा तो वो करेंगे हम लोग प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये देखो यार, ये तो सीधा है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली हमने,
सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, और यही आप लोग का आंसर है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ था नहीं खास। ठीक, तो ये अब आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो सॉल्व, ये कर सकते हो सॉल्व, ये कर सकते हो सॉल्व, ये वाला मैं चलो सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस 1। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो कि मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही होते हैं, और बीच में मैं लगा दूंगा नेगेटिव का साइन। जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो एक्सपैंड होकर के ये लोग क्या बनेंगे, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से मेरा ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास एंड रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये हम लोग का एंड रिजल्ट बचेगा। ठीक है, अब क्या इस क्वेश्चन को हम लोग वन स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। यहां पर हम लोग ने लगाया एक्सपेंशन। कुछ लोग जिनके पास दिमाग होता वो लोग क्या करते हैं, सीधा बोलते भाई ये तो आइडेंटिटी लिखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें बेटा, बिकॉज मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ना जेई के अलजेब्रा सेक्शन का पार्ट आता है, एंड जब आप अलजेब्रा सेक्शन का पार्ट करते हो ना तो आपकी आइडेंटिटीज बेटा टिप पर होनी चाहिए। तो लोग बेटा सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन ये लिखते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता, आपका डायरेक्ट आंसर ये आ जाता। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। आप लोग को क्विक होना पड़ेगा अलजेब्रा के क्वेश्चंस में। ठीक है, वो क्विक मैं धीरे धीरे आप लोग को करवाऊंगा। अब ये शो दैट वाले क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा सीधा प्रॉपर्टी बताई हुई है। k इंटू ए कितना होता है, k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो वो होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। यहां पर n की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। अभी अभी मैंने प्रूव करके बताया था कि k का डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है, फिर के आपका बी मैट्रिक्स होती है, तो बी का जो आपका डिटर्मिनेंट निकालना है जो कि के का डिटर्मिनेंट है वो होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के की पावर एन कितना हो जाएगा, यहाँ पर के मेरा 2 है, 2 की पावर 2 इज 4 इंटू डिटर्मिनेंट है। प्रॉपर्टी यहाँ पर बेटा सीधा प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, 3 की पावर 3। क्यों 3 की पावर 3? के इज 3 एंड ऑर्डर इज 3, तो 3 की पावर 3 इज 27 इंटू डिटर्मिनेंट है। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर ले, मतलब करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो मत करो। अब मैंने बोला था जो प्रॉपर्टी अभी मैंने तुम लोग को सिखाई है, क्या उस प्रॉपर्टी से मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं? हाँ, मैं सॉल्व करके देखूंगा दोनों तरीके से, और वेरीफाई भी करेंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाला लेते हैं, इसमें तो बहुत सारे जीरोस है, तो ऑब्वियसली अलोंग द रोड टू आप लोग एक्सपैंड कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं यार। तो एज आई सेड, मैंने बोला था ये वाले जो दो नंबर है वो आपको क्या लिखने हैं इधर, और ये वाले दो नंबर आप लोग को क्या लिखने हैं उस तरफ। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा, 5 और 1 इधर लिख दो, और 3 और 2 बेटा इधर लिख दो। अब मैंने क्या बोला था, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल लो। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन बेटा 15 आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन बेटा 3 आएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन बेटा कितना आएगा, -4 इंटू -2 इज 8 और 2 16 हो जाएगा, और ये सारे नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखो बेटा, 1 इंटू -4। ठीक है, फिर इन तीनों का लिखो, ये भी आपका हो गया 10। फिर इन तीनों का लिखो, ये हो जाएगा 9 इंटू -2 दैट इज -18, और सबके बीच प्लस का साइन लगा दो, और इन दोनों के बीच बेटा माइनस का साइन। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 31 प्लस 3 इज 34, माइनस ये कितना बन गया, -22 प्लस 10 इज -12, hence your answer will come out to be 46। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा आंसर 46 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेंशन से चेक करते हैं कि हमारा आंसर 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सेकंड देखने दो कितना टाइम लग गया, अभी तो है। ठीक है, तो एक्सपेंशन लगा देते हैं बेटा, कॉलम वाइज एक्सपेंशन लगाते हैं। चलो, तो पहला एलिमेंट कॉलम का क्या है बेटा, 3 है, तो इधर 3 लिखा। फिर मैं कैसे करता हूं मैं बता देता हूं, 3 में लिखता था, फिर इसका क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसका मैं -1 इधर लिख दूंगा, और ये क्योंकि पॉजिटिव साइन का है तो इधर +2 लिख दूंगा। ठीक है, ये मैं लिख देता था, और फिर मैं फटाफट से डिटर्मिनेंट करता था। क्या मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसे लिखता था?
अगर आपने ये और ये ब्लॉक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कौन से 4 नंबर बचे, ये 4 नंबर बचे, ठीक है। तो 1 -2 3 और 1, फिर क्या करते हैं, इसको और इसको ब्लॉक कर दो तो ये 4 नंबर बचेंगे आपके, तो -4 5 और 3 और 1, एंड फिर क्या करना है आपको, ये और ये ब्लॉक कर दो तो आपके ऊपर के 4 बचेंगे -4 5 और 1 और -2। अब आपका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 1 माइनस ऑफ -6 -1 इंटू -4 -15 +2 इंटू +8, ये +8 बनेगा और -5 बन जाएगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 1 + 6 is 7, 7 into 3 is 21 बेटा, -4 -15 is -19, +1 is +19, +1 नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाय -1 is +19, 8 - 5 is 3, 3 into 2 is 6। आंसर बेटा इधर भी आ रहा है 46। समझ में आ गया। तो जब मैं करता था सॉल्व तो मैं इस मेथड से करता था, बाकी बच्चे इस मेथड से करते हैं। दूसरी चीज जो मैं करता था बेटा, मैं एक और बता दूं, जब मुझे ये मेथड लगाने का मन करता था तो मैं ऑब्वियसली ये 4 को ऐसे एक स्टेप में शो नहीं करता था, मैं डायरेक्टली इसको मन में मल्टीप्लाई करके कि 1 + 6 is 7, तो 21 में डायरेक्टली लिख देता था। समझ में आ गई बात। ऑब्वियसली बोर्ड्स में तुम्हें ये स्टेप दिखा देना है एक बार, लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ये बोर्ड्स हम लोग का बस एक स्टार्टिंग लेवल है कि हम लोग की कॉन्सेप्ट्स को पहले समझ लें। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मैं उस दिन भी जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था अपने क्लासेस पर, तो मैं उस दिन भी एक ही चीज बोल रहा था, बेटा ये देखो जेई एडवांस का जो क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, एक जीपी का 2023 का एडवांस का क्वेश्चन, जीपी के कॉन्सेप्ट से जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, उसका सेम कॉन्सेप्ट से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट से। तो मेरा सिर्फ मतलब यह है कि आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। ऑब्वियसली एनसीईआरटी बोरिंग होती है, बहुत आसान है, बट आगे आने वाले चैप्टर्स देखो बेटा, आगे वाट लगेगी, ठीक है। एनसीईआरटी भी हो जाए ना बेटा तो मान जाना कि भाई तुम्हारे पिछवाड़े में दम है बेटा, ये चीज मान जाना। एक तो कोई ना कोई तुम्हारी गोटियां ना निकाल करके कंचे हिलेगा बेटा, जेई वाला ही निकालेगा, एनटीए वाला निकालेगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब एक्सपेंशन लगा लेना, इस वाले में भी कर लेना सॉल्व यार, ये सब मैं नहीं करके दे रहा, ये तो अब सारे आप लोग के वो हो गए। हाँ एक ऐसा करते हैं, एक फास्ट कैलकुलेशन चेक करते हैं, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन चेक करते हैं, देखते हैं हम दोनों में से कौन फटाफट से कैलकुलेट कर पाता है, ठीक है। एक चैलेंज है, एंड ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं और तू ये लिख लो अपने पे, नोटबुक में लिख लो, ठीक है, नोटबुक में लिख लो, लिख लिया, लिख लिया, एंड लेट्स स्टार्ट कि भाई कौन तेजी से करता है। क्या नीचे वाला मेथड आप लोग के लिए तेजी वाला है या ऊपर वाला मेथड मेरे लिए तेजी वाला है, लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन जीतता है, ठीक है। 1 2 3 गो। चलो भाई ये लिख दिया, ये मैंने इधर लिख दिया, तुम लोग अपना करते जाओ, ठीक है। ये हो गया भाई 16 - 16 - 16 - 9 - 9 और -15, ये मेरे एड अप होकर के हो गए -40। यहाँ पर मेरा बन गया +18, यहाँ मेरा बन गया +10 और ये मेरा बन गया +12। तो मेरा आंसर आ गया, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 0। क्या मैं जीता, 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 क्या मैं जीता। पहली बात पता चले मेरा आंसर ही गलत आया हो, ठीक है। तो मैं एक बार वैसे भी वेरीफाई कर लेता हूँ, -9 -9 + 12 is 3, तो पहले आपका आंसर इधर 3 आ जाएगा। दूसरे का आंसर आएगा -18 + 15 is -3, तो ये भी आपका +3 हो जाएगा। और तीसरे वाले का आंसर आ जाएगा 8 - 5 is 3, 3 × -2 is -6, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। मैंने उस वाले मेथड से भी आप लोग को फटाफट से मन में करके बता दिया, और ये वाला मेथड तो आपको ऑन पेपर बताए। सिंपल सी बात है, जब मैं सेंगेज के क्वेश्चन के डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली आप लोग को बताऊंगा, मैं ये सब नहीं बोलने वाला, मैं सीधा बोलूंगा भाई डेटा की वैल्यू तक 0 आ रही है कि नहीं आ रही। समझ में आई बात, समझ में आई बात। आई होप आंसर 0 ही होगा इसका, बाकी आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यार, अब देखो इस पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, तो मैं क्या सोच रहा हूं,
मैं क्या सोच रहा हूँ, एक ये करवा देता हूँ आप लोग को और एक ये करवा देता हूँ। इसमें आप लोग का ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस 12 जो कि है -2 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x आपका हो जाएगा। तो -2 इज इक्वल टू -x, x की वैल्यू 2 आ गई बेटा। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी यहां से आपकी। हाँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 दैट इज 0। एक्स की वैल्यू आपके पास +/6 आ जाएगी। चाहे तो चेक कर लो, आंसर वही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू +/6। तो ये आपकी देखो यार पहली एक्सरसाइज हो गई खत्म। ये रैशनलाइज पीडीएफ है ना? अरे यार, रैशनलाइज पीडीएफ नहीं है। चलो मैं आगे का पार्ट रैशनलाइज पीडीएफ से देख लूंगा। ठीक है, रैशनलाइज पीडीएफ चालू करवा रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टीज नहीं करवाना चाहता, सिर्फ या इसी में से बता देता हूँ, मैं कुछ प्रॉपर्टीज करवा देता हूँ जो प्रॉपर्टीज बेटा जेई पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो मैं प्रॉपर्टीज आप लोग को करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसी बुक से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हो सकता है यार क्वेश्चन तुम्हारे इधर अजीबो गरीब हो, इसके कुछ क्वेश्चंस ना हो, इसके कुछ क्वेश्चन हो, तो वो यार एक बार देख लेना। ठीक है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज करवाना चाहता हूं तो मैं इसी बुक से करवाऊंगा। रेस्ट लो, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट गाइज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ऑल राइट गाइज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जैसे मैंने बोला था कि कुछ प्रॉपर्टीज करनी है हम लोग को। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ प्रॉपर्टीज। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यार, कौन सी हैं जो हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है। तो मेन प्रॉपर्टीज जो हम लोग को देखनी वो ये है, जो है पहली प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर तुमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया, मतलब इस रो को नीचे लेकर के आ गए, ठीक है, या कॉल, अब ध्यान से समझना, जब आप रो को रो के साथ इंटरचेंज करते हो तो एक फर्क आता है, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हो तो एक फर्क आता है। लेकिन उसने बोला है कि अगर आप रोज और कॉलम को ही इंटरचेंज कर दो, मतलब बेसिकली वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर ट्रांसपोज ही ले लो, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप एक ट्रांसपोज ही ले लो, तो जो आपकी ए मैट्रिक्स है और जो आपका ए ट्रांसपोज है, उन दोनों का डिटर्मिनेंट हमेशा बेटा क्या आता है? 1। ये मैं सॉरी, इक्वल आता है। ठीक है, कहीं और अभी खोया हुआ हूं। ठीक, तो वापस वापस वापस, जो आप लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज है, वो आपका क्या आता है? इक्वल आता है। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स अगर आप इंटरचेंज करो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। देखो इन्होंने ट्रांसपोज लेकर के दिखाया है तुम्हें, ठीक है, कि ट्रांसपोज ले लिया और ये आपका हो गया। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि रोज अगर रोज से चेंज होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव साइन से हो जाती है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आपने एक रो से इंटरचेंज किया, ये रो से इंटरचेंज की, तो आप लोग का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसका डिटर्मिनेंट अभी -28 आ रहा है, ठीक है ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट -28 आ रहा है, तो अगर आपने ये रो इंटरचेंज कर दी तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा +28, चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, if any two rows of a determinant are interchanged then the sign of the determinant changes। ठीक है, तो ये आप लोग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। बस मेजरली मुझे यही दो प्रॉपर्टी ही आपको बहुत काम की बतानी थी। ठीक है, और ये यस तीसरी प्रॉपर्टी जो और भी ज्यादा काम की है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सिमिलर हैं, ये ना जेई के क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। मैं आप लोग को जब कुछ मतलब शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर ये चीज बहुत काम में आती है कि जब आपका कोई भी कॉलम या
कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर आपके एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली आपके क्या है, एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल है, मतलब बेसिकली क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ पता नहीं, अभी दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा, बट ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 2 2 3 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे भाई ये तो सेम कैसे, ये कैसे सेम? तो पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी सीखेंगे, किसकी? डिटर्मिनेंट की, ठीक है। वो वेरीफाई तुम्हें करनी है तो तुम करो, तुम्हें नहीं करनी तुम मत करो। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी 4 ही है, देखो वो प्रॉपर्टी 4 ही है। तो प्रॉपर्टी 4 पहले मैं बता देता हूँ क्या होती है, ध्यान से देखो। अगर आपकी ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, अगर आपका हर एक एलिमेंट सॉरी इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, हर एक एलिमेंट अगर आपका रो का के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम से इंक्रीज हो जाती है। याद करो, याद करो जब फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने वो क्वेश्चन किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a, हमने बेसिकली क्या किया था, जो हमने के लिया था, जो हमारा 2 था, वो हमने हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं सिर्फ वो एक ही रो के साथ करता ना 2 को मल्टीप्लाई, तो होता ये कि आंसर सिर्फ 2 टाइम से ही इंक्रीज होता, 4 टाइम से नहीं होता। क्योंकि मैंने दूसरे रो में भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो वो 2 इंटू 2 आपका बेसिकली क्या बन गया? 4 बन गया। क्योंकि आप खुद सोचो, 2x2 मैट्रिक्स में 2x2, ये 3x3 इन्होंने दिखाया हुआ है। अगर 2x2 मैट्रिक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ जो k है वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, मतलब पहली वाली रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर होगा के ए 11 ए 22 माइनस के ए 12 ए 21, मतलब के अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए 11 ए 22 माइनस ए 12 ए 21, जो कि डिटर्मिनेंट की एग्जैक्ट वैल्यू है। तो के टाइम्स डेट ए आ रहा है बेसिकली, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि मैं इधर भी के मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आंसर के स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो बेसिकली यही प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर आप एक बार किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप बेसिकली आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम से इंक्रीज कर रहे हो। तो यहां पर भी बेटा जो ऊपर इन्होंने एग्जांपल दिया ये क्यों इतना सेम है, वो देखो यहां पर दो तरीके से ये सेम है। कैसे दो तरीके से? एक तो आप देख सकते हो कि ये रो और ये रो आइडेंटिकल है, अगर दो रो आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। वरना कॉलम्स कैसे आइडेंटिकल है वो भी समझाता हूं। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि आप बोल सकते हो कि इस कॉलम से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आपने सीधा सीधा बेटा 2 कॉमन ले लिया तो बेसिकली अब आप लोग का नेक्स्ट आंसर क्या बन जाएगा? 2 कॉमन बाहर आ गया, 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो जो वैल्यू बचेगा, अगर आप के को बाहर निकाल लो तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बचेगा वो आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, इन थ्रीज में से एक 3 कॉमन ले सकते हो। समझ में आई बात? तो अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, दोनों कॉलम्स भी मेरे सेम है, ठीक है। तो यहां से आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज है। और बाकी हम लोग को अगर जेई के पर्सपेक्टिव से जब देखेंगे तो देख लेंगे, वरना तो एज सच हमें प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस से डिलीट कर दिया है ये पार्ट जेई के, ठीक है। बाकी देखो इसमें भी इन्होंने जैसे वही लगाया हुआ है कि 6 से ये देखो सारी की सारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 से डिविजिबल है ये नंबर, तो 6 उन्होंने बाहर निकाल लिया। अब देखो बेटा दोनों रोज आइडेंटिकल हो गई, सीधा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है, ये एक लास्ट एक प्रॉपर्टी होती है, बट ये हम लोग को यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर कहीं पर पड़ेगी तो मैं आगे चल करके बता दूंगा। ये सब कुछ अब नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक। मैं अभी आपको रोज ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ये सारी चीजें नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आई आई बिलीव ये सारी चीजें आज की डेट में, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस है, आपका ये टॉपिक प्रॉपर्टीज का हट गया जो मैंने देखा है। बाकी एक बार वेरीफाई कर लूंगा, नहीं तो जब सेंगेज पढ़ेंगे तो उसमें तो मैं पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। स्कूल लेवल पर तो वैसे भी डिलीटेड है, ठीक है। चलो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इधर से उधर हो गई, चलो कोई काम की नहीं है पूरी एक्सरसाइज, हटाओ 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 हटाओ। चलो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो देखो इसमें मुझे कोई चीज को प्रूव नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, ठीक। तो वो फॉर्मूला बस तुम्हें याद रखना है और तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है। सो इन अर्लियर क्लासेस आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा, क्लास 10th में था लेकिन तुम लोग ने नहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि डिलीट हो गया था तुम्हारे टाइम पर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है जिसको तुम बेसिकली, हम लोग 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, एक्स वाई की सिर्फ और सिर्फ। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, या तुम लोग एरिया को ए भी लिख सकते हो, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 और फिर 1 लिखना है आपको, सेकंड कोऑर्डिनेट x2, फिर सेकंड पोजीशन पर y2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर आपका थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3 और 1 लिखना है। पहली चीज ये है, यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है दैट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन लेकिन हम लोग जो फाइनल वैल्यू लेते हैं वो से पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब क्या है, तुम जरा खुद ध्यान देना इस बात पर कि अगर मैं एक्सेस बनाऊं, ठीक है, और अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से ढूंढूं ऊपर वाले, तो हाइट मेरी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, बेस भी मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो जो मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा वो आ जाएगा मेरा पॉजिटिव, ठीक है, एज पर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन वहीं पर अगर ये ट्राइंगल मेरा अच्छा ये ट्राइंगल नहीं लेता, ये ट्राइंगल लेता, हाइट मेरा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लेकिन बेस मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो लोग बोलेंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मेरा नेगेटिव आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में एरिया जब हम लोग कंसिडर करते हैं, जब हम लोग एरिया कंसिडर करते हैं, तो क्योंकि हम लोग डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस करते हैं तो इसलिए वैल्यू फाइनल पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बात करो तो आपका ये डिस्टेंस विल बी टेकन इन माइनस वाई डायरेक्शन, तो इसलिए ये नेगेटिव ट्रीट होकर के आएगा। और अगर वो ऐसा ट्रीट होगा तो एरिया की वैल्यूज मुझे प्लस भी मिल सकती है, माइनस भी मिल सकती है। इसीलिए यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे, मॉड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और मैं क्या करूंगा तुम लोग को, ये है मॉड बेटा, ये मैंने मॉड लगाया है, ये डिटर्मिनेंट नहीं लगाया, मैंने मॉड लगाया। मॉड का बेसिकली मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अंदर डाली, लेट सपोज -2 डाला तो भी वो प्लस होकर के बाहर आएगा, +2 डाला तो भी वो प्लस होकर के ही बाहर आएगा। ये बेसिकली इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव भी है तो भी ये पॉजिटिव होकर के बाहर आएगी, अगर अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो भी ये पॉजिटिव होकर के बाहर आएगी। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। ये कहाँ यूज होता है, अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो पता लग जाएगा। So if area is triangle is given, use both positive and negative values of the determinant for calculation। देखो इधर लिखा है the area of the triangle found by 3 collinear points is 0। तो पहली बात तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है एक लाइन पर 3 पॉइंट्स है। अब खुद सोचो, अगर एक लाइन पर 3 पॉइंट्स है, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, तो कभी ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। और अगर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0 होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मैं बोल सकता हूँ 0 होगा। इसका मतलब हाफ इंटू जो भी चीज लिखी हुई है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरी 0 आनी चाहिए। और वही लिखा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are this। तो देखो x1 y1 मेंशन कर दिया, x2 y2 मेंशन कर दिया, x3 y3 मेंशन कर दिया, और राइट साइड आपने 1 1 1 बना दी। आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू खोलो, सीधा सीधा अगर वैल्यू आपकी बाय चांस नेगेटिव आती है तो उसको तब भी पॉजिटिव में लिखना क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढना और फिर इनटू हाफ कर देना फाइनल आंसर को। मैं इस पे एज सच कुछ बता नहीं रहा, सीधा एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और काम खत्म करूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग a1,3 b0,0 using determinants and find k if d,k,0 is a point such that the area of triangle ABD is 3 square units। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल, ठीक है, बोर्ड्स में भी काफी बार आया हुआ है। मैं इसको सॉल्व नहीं बिना देखे, ऑब्वियसली इसमें बिना देखे की क्या बात है, नीचे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग को तो बस नॉर्मली देखना है कि करते कैसे। तो पहले वो बोल रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और क्या बोलते हैं
एमसीक्यू लेवल पर भी आता है। बट अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी हो जहां पर मुझे 2 पॉइंट गिवन है, तो हम लोग कैसे सोचते हैं इसको, वो ध्यान से देखना कि मेरे पास 2 पॉइंट है भाई, एक है 1,3, एक है मेरे पास 0,0। मान लो देखो ऑब्वियसली 1,3 इधर इस तरफ आना चाहिए था, मैंने कोई एक्सिस प्लॉट नहीं किया, मैं सिर्फ एक रैंडम लाइन ले रहा हूं जिस पर ये 2 पॉइंट है। तीसरे पॉइंट को रैंडमली क्या मान लो, x, y मान लो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही पॉइंट लाइन पर लाई करते हैं। और अगर ये चीज ट्रू है तो सिंपल सी बात है, जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा जो कि है हाफ टाइम्स ये 3 कोऑर्डिनेट्स 1, 3, 0, 0, x, y, और यहाँ पर तो हमें 1, 1, 1 ही लिखना होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप चाहे तो सेकेंड रो से ओपन कर दो, तो सेकेंड रो से जब मैं ओपन करूंगा तो मेरा -1 टाइम्स आपका आ जाएगा y माइनस 3x विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हाफ का 2 मैंने उधर भेज दिया, तो आपका बेसिकली y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। और अगर आप लोग को वेरीफाई करना है तो बचपन में सीखा था यार 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, जो कि है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। और अगर आपको ये चीज निकालना है तो कैसे निकालोगे, y1 आपका लेट सपोज 0 है, x1 आपका 0 है, तो यहाँ पर 0 हो गया, वो मैं लिखूंगा ही नहीं, सिर्फ x लिख दूंगा, इधर y लिख दूंगा। और स्लोप आपका क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 3/1 मतलब y इज इक्वल टू 3x ही मेरा आंसर है, जो कि वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, ये तो था बेटा फर्स्ट पार्ट। अब मुझे क्या करना है, आपको k ढूंढना है। इफ dk, 0 इज अ पॉइंट एट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is 3। तो सिंपल सी बात है, ये a है ये b है। अब dk, 0 कहीं पर भी पॉइंट होगा, मुझे नहीं पता वो कहीं पर भी कहां पर भी पॉइंट है, मैंने मान लिया सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कमिंग आउट टू बी 3 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यार, मैं सिंपली क्या करूंगा, पहले तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, तीनों पॉइंट्स का बोर्ड लगा दूंगा, तो 1, 3, 1, 0, 0, 1 और k0, 1 इज इक्वल टू 3। अब जब भी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा गिवन होता है, जब भी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होता है, तो मॉड वाली चीज को यूज करो, या तो इधर मॉड लगा दो या इधर मॉड लगा दो, जहां तुम्हें लगाने लगा सकते हो। बेसिकली मॉड का मतलब क्या होता है कि एक बार ये वैल्यू तुम्हारी +3 के इक्वल होगी, और सिमिलरली ये पूरी की पूरी वैल्यू एक बार किसके इक्वल होगी, -3 के इक्वल। वेरी गुड, ठीक है, और ये एक बार वैल्यू पूरी की पूरी किसके इक्वल हो जाएगी, -3 के इक्वल हो जाएगी। ऐसा इसका मतलब होता है, क्योंकि मैंने अब ये भी बताया था कि या तो आपका आंसर +3 आएगा या -3 आएगा। डिटर्मिनेंट को ये सॉल्व करके अगर आपका आंसर +3 भी आ रहा है तो भी +3 का मॉड +3 होता है। अगर इसका आंसर -3 भी आ रहा है तो हमें, तो मैंने क्या बताया था कि एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मॉड ऑफ दिस वैल्यू, मतलब आप इसका मॉड लोगे तो आंसर तो 3 आ जाएगा ना भाई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें 2 केस बनाते हैं, एक बार +3 एक बार -3। तो अब इसको तो देखो अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो -1 टाइम्स, पहले तो हाफ बाहर है, फिर -1 टाइम्स, देखो इसी के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो -1 टाइम्स आपका हो जाएगा 0 - 3 के, और यहां से ये वैल्यू आपकी बेसिकली आ रही है 3k/2 विच विल बी इक्वल टू 1 बार +3। सिमिलरली ये वाली वैल्यू को वापस सॉल्व करेंगे तो आएगी 3k/2 विच विल बी इक्वल टू -3। सो यहाँ से k की वैल्यू या तो +2 आ रही है, यहाँ से तो -2 आएगी, यहाँ से +2 आएगी। तो k की 2 वैल्यू पॉसिबल है, जो कि है +2 या फिर -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पता नहीं, मैं जस्ट चेक कर रहा था, हमारा 3k/2 आ रहा है, इसका -3k/2 क्यों आ रहा है, मैंने कोई गलती की है क्या। देख लेना, आंसर तो वेरीफाई हो रहा है, बाकी देख लेना अगर मैंने बाई चांस कोई छोटी मोटी गलती इधर कर दी हो। ठीक है, चलो ये तो ठीक है यार। पहला क्वेश्चन मैं कौन सा करूँ, ये वाला कर देता हूँ,
क्योंकि इसमें ज्यादा जीरोस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं, स्किप करो फटाफट से। अगर तुमसे हो जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 106043 और 111। तो मैं सेकंड के इसके थ्रू एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है, सेकंड कॉलम के थ्रू, और मुझे सिर्फ थर्ड एलिमेंट का लिखना पड़ेगा। तो हाफ टाइम्स -3 1 माइनस 6 और इसका पूरा मैं मॉड लगा दूंगा अगर मेरी वैल्यू, ठीक है। ये मेरा आई होप आंसर होगा, बाकी नहीं हो तो देख लेना यार। ठीक है, लिखना ऐसे है, मेन अभी बात ये है, बाकी तुम लोग कैलकुलेट कर लेना बैठ करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व कर दिया, बाकी तुम लोग ये तीनों कर लेना। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ध्यान से देखना, कोलिनियर का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या करना है, जीरो करना है यार। तो हाफ टाइम्स डेट ऑफ ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी और 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बेटा, ऐसे क्वेश्चन में क्या लगता है, और क्योंकि ये जीरो के इक्वल होना है, ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है कि ये जीरो है। हम लोग को बेसिकली प्रूव करना है ये जीरो है, क्योंकि इफ 3 पॉइंट्स आर नीड टू बी कोलिनियर, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मेरा वाले तरीके से इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो मुझे ज्यादा आसान लगता है। ये 1 1 इधर, ये एक्चुअली मेरा वाला कोई तरीका नहीं है, किसी साइंटिस्ट का तरीका था, हम लोग को ये सिखाया जाता है बस। ठीक है, मैंने भी ये सीखा था, क्योंकि हमारे टीचर बोलते हैं ये आसान तरीका है। तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी इंटू बी, ये, वरना तुम एक्सपैंड भी कर सकते हो ये 1 इंटू वाले से, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है ऐसे करना, अभी मन कर रहा है, अभी पता नहीं। मैं आजकल ना मैथ्स को पढ़ाने में ज़्यादा नींद में आ रहा हूँ, जो मुझे नहीं आना चाहिए कायदे से, बट मैं आ रहा हूँ। क्योंकि दिक्कत क्या है, अभी ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी लेवल पे बहुत आसान है, जब आगे के वो रिलेशन फंक्शन वगैरह चालू करूँगा ना, तब एंथुजियाज्म आता है यार, वरना अभी नहीं आता। ये बच्चे जैसे चैप्टर है, पर ठीक है, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ जितना मेरे एंड से मुझे लगता है कि अच्छा होगा। ठीक है, एक ये हो गया आपका b इंटू बी प्लस सी, एक c इंटू सी प्लस ए, ठीक है, और एक a इंटू ए प्लस बी। एक्सपैंड कर दो, तो यहाँ से बनेगा, देखो बेटा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, सब कैंसिल हो गया, माइनस ए भी आएगा लास्ट में। और एक वेरीफाई कर लेते हैं भाई, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये, ठीक है। हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन था आप लोग का, इसको कर देते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4। तो अभी अभी ये चीज मैंने करके बताई थी, वापस मैं पहला वाला सेट ले लेता हूँ। तो हाफ टाइम्स के 0 4 0 0 2 1 1 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 के इक्वल है। तो पहले ये वैल्यू को सॉल्व करो, पहले इस वैल्यू को सॉल्व करो सबसे पहले। ये वैल्यू आपकी मैं ऑब्वियसली यहाँ से करूंगा, तो -2 टाइम्स के -4, ठीक है, इनटू हाफ। ये वैल्यू आपकी बन रही है कुछ 4 माइनस के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बन रही है 4 माइनस के इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, एक बार 4 माइनस के की वैल्यू 4 लूंगा, और एक बार 4 माइनस के की वैल्यू -4 लूंगा। तो यहाँ से के की वैल्यू 8 आ जाएगी, और यहाँ से के की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक बार खुद सोचो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ, एक बार अगर के की वैल्यू मेरी 8,0 आ रही है, ठीक है, एक बार मेरी वैल्यू 4,0 है, और मेरी वैल्यू 0,2 है। 0,2 का मतलब होता है यहाँ पर, ये मेरा ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाइट इंटू बेस। ये बेस है 4 यूनिट्स, ये हाइट है 2 यूनिट्स, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 करोगे, आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज
सेम चीज अगर मैं अब क्या करूं, दूसरे 0 पर बनाऊं, मतलब ये 8,0 की जगह बस मैं क्या करूं, 0,0 प्लॉट कर दूं, क्योंकि मेरी के की वैल्यू 0 आ रही है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तब भी इसका आंसर हाफ इंटू 2 इंटू 4 जो कि 4 ही आएगा, मतलब हमारे आंसर करेक्ट है। देखो मैंने प्लॉट करके चेक कर दिया, ठीक। तो ये चीज भी हो गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द डिटरमिनेंट, ये मैंने बताया था, तीसरे पॉइंट को x, y ले लो, ये भी सेम चीज है। एंड इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35, ये कैलकुलेट कर लेना, ये भी सेम है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी हो गई खत्म। और इस आज का लास्ट पार्ट होगा माइनर्स और कोफैक्टर्स, वो हम लोग करेंगे आज खत्म, ठीक है। तो फिर आपका डे 4 ऑफ मैथ्स भी खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट डे कल के दिन आई बिलीव ये चैप्टर हम लोग एडजॉइंट वगैरह करके चैप्टर को ही खत्म कर देंगे, ठीक है ना। मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इस चैप्टर में, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट विद सेंगेज नाउ, है ना। चलो ठीक है, पानी पियो, आगे बढ़ते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स यार आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, ये खत्म करेंगे। आई बिलीव इसके बाद इसकी खुद की एक्सरसाइज है शायद ना, हाँ है। तो ये आपकी बेसिकली आज के आज ही आपकी देखो 4 एक्सरसाइज खत्म हो गई, मतलब आपके बुक में तो 3 ही होंगी, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज हमने आज ही खत्म कर दी। ऑब्वियसली मेट्राइसिस मैंने बहुत ही धीरे और बहुत ही ध्यान से एक एक चीज उसकी समझाई थी। डिटर्मिनेंट्स में समझाने के लिए मेरे पास एज सच नहीं है एक्सेप्ट दिस टॉपिक और इसके बाद वाला टॉपिक, ठीक है। मेरे पास ज्यादा समझाने के लिए नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इसके एक दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझाने लायक होते हैं, बाकी नहीं होते, ठीक। और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, आगे बढ़ते हैं यार। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू राइट डिटर्मिनेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ या कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहली बात तो माइनर्स क्या होते हैं। Minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. तो बेटा माइनर क्या होता है, ये माइनर हम लोग एक्चुअली में कब से निकाल करके बैठे हैं। एक्चुअली में माइनर कोफैक्टर जैसी कोई चीज मुझे एक्चुअल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोग को सारी चीजें बता चुका हूं। मैं एक्चुअल में तुम लोग को सारी चीजें बता चुका हूं जब हम लोग ने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन चालू किया था। तो खुद सोचो, जब हम लोग 3x3 का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन मैंने चालू किया था, तो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट कॉलम के थ्रू, फर्स्ट रो के थ्रू ओपन करता था, तो जब ये एलिमेंट आता था तो मैं क्या करता था, ये और ये ऐसे ब्लॉक कर देता था, है ना, और एक डिटर्मिनेंट लिखता था 5 6 8 9। अच्छा जी, फिर हम लोग क्या करते थे यार, फिर हम लोग करते थे बेसिकली जब इधर का निकालना होता था तो हम लोग ये और ये ब्लॉक कर देते थे, तो हमारा आता था 4 6 7 9, ठीक है। और जब मुझे थर्ड एलिमेंट का होता था, ये और ये ब्लॉक कर दो, तो 4 5 7 8 आता था। बेटा ये जो चीजें आ रही है ना, ये बेसिकली माइनर होते हैं। ये है माइनर 1 1 A11 का, जो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब आपने ब्लॉक कर दिया तो जो डिटर्मिनेंट बचता है वो आपका A11 के एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट बचता है वो है माइनर 1 1। ये हो गया आपका माइनर 1 2, क्योंकि आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ये चीज निकाली थी, और ये हो गया आपका माइनर 1 3। समझ में आई बात। तो अभी तक जो आप निकाल रहे थे वही बेसिकली आपका माइनर ही था। तो बेसिकली अगर आप खुद सोचो, जब व्हेन यू वर एक्सपैंडिंग, ठीक है, जब आप एक्सपैंड कर रहे थे तो आप एक्सपैंड कैसे कर रहे थे, जरा ध्यान देना इस बात पर। आप एक्सपैंड कैसे कर रहे थे, आप A11 को विथ समथिंग -1 की पावर 1 + 1 इंटू 5 6 8 9 ही कर रहे थे। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, माइनर 1 1, सही बात है। फिर आपका जो A12 होता था वो फिर उसको -1 की पावर 1 + 2 करते थे, है ना, और उसकी वजह से ये -1 की पावर 1 + 2 की वजह से माइनस साइन इधर जाता था, और इनटू क्या कर देते बेटा, माइनर 1 2 ही, क्योंकि ये और ये ब्लॉक 4 6 7 9। तीसरे वाले के लिए आप क्या करते थे, A13 इंटू -1 की पावर 1 + 3 इंटू -1 3 ही करते थे।
तो कोई भी डिटर्मिनेंट को अगर आपको लिखना है तो आप बेसिकली जो भी आप रो या कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हो वो एलिमेंट इनटू उसका माइनर इनटू -1 की पावर जो आपका वो होता है सम ऑफ सफिक्सेस जो आपको करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा -1 की पावर में। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट को। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला यार ये बीच में एक चीज आ रही है जो मुझे एक्चुअली परेशान कर रही है। नहीं तो कितना आसान होता है ना लर्न करना, a11 इंटू m11 प्लस a12 इंटू m12 प्लस a13 इंटू m13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। कितना आसान होता है ये चीज लर्न करना। तो बेसिकली साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला हम लोग क्या करते हैं कि नई चीज इजाद कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, जो कि बेटा नीचे लिखा हुआ है अभी आएगा। और उन्होंने बोला कोफैक्टर जिसको हम लोग AIJ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर CIJ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली CIJ या MIJ, जैसे इधर MIJ था ना, फिसल गया, ठीक है, वैसे इधर CIJ को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो फॉर्मूला ये हो जाता था बेटा -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर IJ। मतलब अगर आपको C11 ढूंढना है तो आप क्या करो, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर 1 कर दो, इंटू क्या कर दो -1 तो बेसिकली आप ये देखो ये जो पूरी चीज है ये एक्चुअली में C11 लिखी है बेटा। सिमिलरली C12 निकालना है तो क्या करूंगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू -1 ठीक है। लोगों ने बोला कि कोफैक्टर को मैं ऐसा डिफाइन कर देता हूं, तो मैंने 1 2 इधर डाला, 1 2 इधर डालूंगा 1 2। ध्यान से देखो यार यही तो लिखा है, ठीक है। और ये सिमिलरली आपका क्या लिखा है, C13 लिखा है। तो अब हम लोग आगे नीचे देखने वाले एनी डिटर्मिनेंट अगर आप देखो किसी भी कॉलम के वाइज उठाओ या किसी भी रो के वाइज उठाओ, जो आपको उठाने उठा लो। लेट सपोज मैं कॉलम 3 के हिसाब से उठाता हूं, तो कॉलम 3 में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, A13 आएगा, A23 आएगा और A33 आएगा। उनको उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उनको उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और इन सबको ऐड कर दो, आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। समझ में आई बात, पक्का। तो ये देखो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। तो माइनर हमेशा जो भी बनता है, अब देखो इधर 3x3 मतलब बेसिकली डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है, तो जो आपका माइनर का ऑर्डर बना था वो 2 बना था। तो इसीलिए वो ये चीज कह रहा है कि अगर आपके पास ऑर्डर अगर आपका 2 या 2 से बड़ा हो तो आपका एक छोटा ही डिटर्मिनेंट माइनर का बनता है, ठीक है। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको एलिमेंट 6 का माइनर ढूंढना है तो एलिमेंट 6 का रो और कॉलम को कर दो ब्लॉक, तो आपके पास 1 2 7 8 बचेगा, जिसका आंसर 8 - 14 विच इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। फिर देखो इन्होंने कोफैक्टर बोला, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ, कहीं पर CIJ भी होता है, is equal to AIJ is equal to -1 की पावर I plus j into MIJ where MIJ is a minor. So find minors and cofactors of all the elements of the determinant. तो अगर मुझे 1 का माइनर ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, 1 और 4 को, ये वाली रो और ये वाली रो को कॉलम को ब्लॉक कर दूंगा, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है, तो 3 मेरा आंसर। जब मुझे -2 का निकालना है, ये और ये ब्लॉक कर दूंगा तो सिर्फ 4 मेरा आंसर। 4 क्या निकालना है तो ये और ये ब्लॉक कर दूंगा तो -2 मेरा आंसर। 3 का निकालना है तो ये और ये ब्लॉक कर दूंगा तो 1 मेरा आंसर। तो इससे तुम्हें एक क्लैरिटी पता है क्या मिल रही होगी अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि 2x2 में जो माइनर्स होते हैं वो ऑपोजिट वाले होते हैं, सीधा सीधा। 1 का 3 है, 3 का 1 है, 4 का -2 है, -2 का 4 है। तो ये चीज बेटा हमेशा ध्यान में रखनी है कि माइनर्स इन 2x2 मैट्रिक्स आर जस्ट ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट। बट कोफैक्टर्स में ऐसा क्या है, कोफैक्टर्स में बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो इसका माइनर तो 3 है, माइनर ऑफ 1 1 है, मतलब -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 इंटू 3 करूंगा क्योंकि 3 आएगा, तो इसका ये हो गया। अगर मैं 3 का निकालूं, ये और ये ब्लॉक कर दूं, तो उसका आंसर तो 1 आया था माइनर का। ये जो एलिमेंट है ये बेसिकली क्या है, A22 है, तो -1 की पावर 2 + 2 तो वापस +1 ही होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका जो कोफैक्टर होगा
वो आएगा +1 × 1 जो कि है 1। मतलब ये दोनों के जो कोफैक्टर्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों के जो कोफैक्टर्स हैं वो सिर्फ स्वैप हो जाएंगे, बट ये दोनों के कोफैक्टर्स बेटा स्वैप भी होंगे और माइनस से मल्टीप्लाई भी होंगे। लॉजिक लगा लो, -1 की पावर, ये 1 + 2 लिखा है बिकॉज दिस इज A12, तो -1 की पावर 1 + 2 लिखा है जो कि है -1 की पावर 3। तो -1 की पावर 3 जब आप करोगे इंटू 4 करोगे तो आंसर आपका -4 आएगा, ना कि +4। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली जो आप लर्न कर सकते हो कि माइनर्स आर डायगोनली ऑपोजिट एंड कोफैक्टर्स आर ऑफ ये वाला डायगोनल, जो मेन डायगोनल होता है उसके कोफैक्टर्स आपके क्या होंगे, इंटरचेंज, ठीक है, एंड इस डायगोनल के कोफैक्टर्स आपके इंटरचेंज होकर के विद साइन इंटरचेंज भी होंगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज उन्होंने यहां पर बेटा की है, ठीक है। चलो, सो फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन द डिटरमिनेंट। मैं इस वाले के लिए इतनी मेहनत नहीं करने वाला, ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी तुम लोग को बता ही दी है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम से यू कैन एक्सपैंड, ठीक है, और यही इस तरह लिखा है, हेंस डेल्टा दैट इज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। If elements of a row are multiplied with cofactors of any other row, then their sum is 0. For example, ये जो नोट है ना बेटा, ये लाइफ चेंजिंग नोट है, बस ये चीज याद रख लेना। ये नोट इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्योंकि जो आगे आने वाला पार्ट है ना बेटा, जो हम लोग कल खत्म करेंगे, ठीक है, इन योर डे 5, वो बेटा यही है, तुम ये समझ लो, यही कॉन्सेप्ट पर है। तो वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि लेट सपोज, इन्होंने देखो प्रूफ करके बताया, मैं इसको प्रूफ नहीं करने वाला, तुम्हें सिर्फ रिजल्ट याद रखना है क्योंकि ये बहुत काम का रिजल्ट है, बाकी प्रूफ तुम लोग देख सकते हो, इधर लिखा हुआ है। अगर तुम कोई भी एक रो उठा रहे हो, कोई भी एक रो उठा रहे हो और किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान से देखना, मतलब क्या लिखा है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो या फिर कॉलम, ठीक है, तो भाई दिक्कत हो जाती है यहां पर, ठीक है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं, रो का अगर आपके पास एलिमेंट्स है और रो के कोफैक्टर अगर आपने लिए हैं, कोई दूसरे रो के कोफैक्टर्स लिए, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। रोज को कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ नहीं कर रहे, रोज को रोज के कोफैक्टर्स के साथ, कॉलम को कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ। जैसे कि इन्होंने क्या किया, A11 A12 A13, पहली रो के 3 एलिमेंट्स लिए, A11 A12 और A13। कोफैक्टर्स जो लिए हैं बेटा वो दूसरे रो के लिए हैं, A21 A22 A23। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ अगर दूसरे रो के, क्योंकि ये रो के एलिमेंट्स थे, तो मैंने दूसरे रो के अगर कोफैक्टर्स के साथ इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर देखो वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहे हैं, A11 A12 A13 क्या होता है, A11 A12 A13, ठीक है, रो, दूसरा रो देखो कोफैक्टर्स किसके होता है, A31 A32 A33, तो आंसर बेटा 0 आएगा। देखो उन्होंने यहाँ पर वेरीफाई करके भी दिया है, पहले उन्होंने बोला है कि सबके माइनस कोफैक्टर्स निकालो और फिर उसके बाद वेरीफाई भी करो ये रिजल्ट, तो देख लो अगर तुम इसको रिजल्ट को वेरीफाई करते हो आंसर 0 आता है। तो किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी भी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर किसी एक रो के किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर ऐड भी कर रहे हो, तो हमेशा उस चीज की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बस ये चीज आपको याद रखनी है। देखो मैं इसमें एज सच मेरा कोई मन नहीं है इसके क्वेश्चन करवाने का, मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगा, ये एक आंसर बताऊंगा और ऊपर का कोई एक आधा कोई क्वेश्चन देख लेता हूं। इफ delta मतलब determinant of this and aij is cofactors of aij, then the value of delta is given by, अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है,
कोई भी एक रो उठाओ, उसके खुद के कोफैक्टर्स उठाओ उसी रो के, मल्टीप्लाई कर दो, कॉरिस्पॉन्डिंगली आंसर डिटर्मिनेंट आ जाएगा। या फिर कोई भी एक कॉलम उठाओ और उसी कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। इधर देखो A11, A12, A13 ये आपके रोज के हो गए, A31, A32, A33 ये आपका थर्ड रो हो गया, एलिमेंट्स आपके फर्स्ट रो, ये आपका थर्ड रो, आंसर 0 आएगा। A11, A11, A12, A21, A13, A31 पहले रो के एलिमेंट्स, लेकिन ये जो कोफैक्टर्स है वो बेटा कॉलम के कोफैक्टर्स है। ठीक है, ये क्या है, कॉलम के कोफैक्टर्स। ठीक है, A11, A21, A31 अब कॉलम के कोफैक्टर्स से आंसर 0 आता है क्या? एक सेकंड सोचने दो मुझे। देखो इस चीज का वेरिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा, मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तुम लोग वेरीफाई करो, तुम लोग ऐसा करो, एक डिटर्मिनेंट ले लो, लेट सपोज ये वाला डिटर्मिनेंट लो, ये तुम लोग ट्राई मत करना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की जगह, ये वाले क्वेश्चन की जगह क्या ट्राई करो, ये ट्राई करो बेटा। क्या करो, ये ट्राई करो। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो कमेंट कर देना आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। तो अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो वो एक प्रॉपर्टी बन जाएगी कि अगर आप एक रो ले रहे हो, रो के एलिमेंट्स ले रहे हो और एक कॉलम के कोफैक्टर्स ले रहे हो तो उसका आंसर भी 0 आ रहा है। और अगर 0 नहीं आता तो रहने देना, लिख देना नॉन 0। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि इसका आंसर नॉन 0 होता है। देखो मैंने कभी ये लर्न नहीं किया ना, मुझे कभी लर्न करना पड़ा, क्योंकि हमें बेटा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, क्वेश्चन उसी पर आता है। देखो टाइम पास वाली चीजों पर क्वेश्चन नहीं आता और ये लिटरली टाइम पास है। ठीक है, फिर ये आपका देखो A21, A22, A23, A21, A22, A23 रोज, A11, A12, A13 ये दूसरा रो के हैं तो ये भी 0 आएगा। दिख रहा है आपको, यही आपका एक ही आंसर है, जो आंसर आपका डी है। तो फिफ्थ का आंसर आपका डी हो जाएगा कि सेम रो के ही कोफैक्टर्स लिए हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट, यहाँ पर बेसिकली आपको क्या निकालना है, थर्ड कॉलम के पहले कोफैक्टर्स ढूंढने हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं यार, बाकी ठीक है। ये सेकंड रो के लिए तुम लोग ट्राई कर लेना। अच्छा, ये मैंने ट्राई कर लेके नहीं बोलना, तो ऊपर में से किसी का वेरीफाई कर लेना। ऐसा करना, ये वाली चीज जो वेरीफाई करनी है ना वो इसका कर लेना, इस वाले मैट्रिक्स का, मतलब डिटर्मिनेंट का। और ये वाला ट्राई कर लेना तुम लोग खुद से, क्योंकि ये वाला मैं तुम लोग को पूरा करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम बोला है, तो पहले मुझे थर्ड कॉलम के सारे कोफैक्टर्स ढूंढने हैं। तो कोफैक्टर C13 विल बी इक्वल टू -1 की पावर, चलो लिख लेते हैं, 1 + 3 एक का लिख करके बता रहा हूँ, इनटू माइनर कैसे ढूंढते हैं यार, वापस याद करते हैं, इन दोनों को ब्लॉक कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, 1y 1z। तो आपका हेंस आंसर क्या हो जाएगा, +1 इंटू z - y, मतलब सिर्फ z - y। अब कोई थोड़ा सा मुझे अगर याद दिलाए या तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग पर अगर थोड़ा सा स्ट्राइक हो रहा है, तो एक्चुअली में जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स को ओपन करते थे, जब मैंने शुरुआत में सिखाया था, तो मैंने तुम लोग को क्लियरली बताया था कि ये चारों के आपके क्या होते हैं, नेगेटिव साइन जुड़ते हैं, बाकी सब के आपके नेगेटिव साइन नहीं जुड़ते। और तब मैंने जब आप लोग को एक्सपेंशन करना सिखाया था तो बेसिकली मैंने यही प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि इसका इसके -1 का और जो डिटर्मिनेंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, मतलब कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई करना मैंने शुरुआत में ही सिखा दिया था। ठीक है, अच्छा लोग ये भी सोच रहे हैं, अभी 4 दिन हो गए, लोग यही सोच रहे हैं कि यार आप एनसीईआरटी क्यों करवा रहे हो। ठीक है, रेफरेंस बुक्स में भी ऐसा होता है, ये सारी चीजें हैं। मैंने पहले भी बोला था हम ऐसी चीज कर रहे हैं कि बोर्ड्स भी साइड बाय साइड निकल जाए। और बोर्ड्स के टाइम पर मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था, देख लेना वो 9 मंथ वाली वीडियो में, कि मैंने यही चीज बोली थी कि यार बोर्ड्स के टाइम पर आपको अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना होता है, ना कि बोर्ड्स के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, लोग यही चीज गलती कर देते हैं, अपने 2 महीने सिर्फ बोर्ड्स में बर्बाद कर देते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते नहीं है जी के लिए। तो आप लोगों को वही चीज सुधारनी है। ठीक है, तो C13 हो गया, अब मैं C23 निकालता हूँ। ठीक है, C23 मतलब इसको मैं ब्लॉक कर दूं, ये वाला तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 1x 1z बचेगा बेटा, है ना, 1x 1z बचेगा, तो वो आंसर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ z माइनस x, जो कि हो जाएगा x माइनस z। और C33 अगर मैं निकालूं तो C33 ये हो जाएगा, ये तो प्लस का साइन खुलेगा तो y माइनस x हो जाएगा। बाकी आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होगा, A13 इंटू C13 प्लस C23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू C33, ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। A13 है आपका YZ इंटू Z माइनस वाई, अरे बाप रे गंदा आ रहा है ये तो, प्लस X माइनस Z इंटू ZX प्लस Y माइनस X इंटू XY, ये तो बहुत ही गंदा आ रहा है, ये तो बहुत गंदा आ रहा है। ये तो बन रहा है YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। बहुत ही गंदा बन रहा है एक्चुअली में। पीछे पता है क्या होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ। पीछे इसका आंसर ना, जब आप लोग वेरीफाई करोगे, मैं अभी वेरीफाई नहीं कर रहा, ठीक है, रुक जाओ, जब मत करते हैं, ये चीज को मैं उठाता हूँ यार, नहीं, ये चीज में ना यार कॉमन ढूंढने की कोशिश करो, दो टर्म उठाओ कॉमन ढूंढो, रुको मैं बताता हूँ। पीछे आंसर पक्का कुछ मुझे लग रहा है कुछ अजीब से टर्म्स में होगा, पक्का, ठीक है ना, कुछ तो होगा। अगर मैं थोड़ा ध्यान देना, इन दोनों को उठाऊं तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जेड माइनस वाई बन रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर टाइम्स जेड माइनस वाई बन रहा है। और और किसी में z माइनस वाई बन रहा है क्या, पता नहीं, फिर शायद पीछे आंसर हो ना हो, मुझे भी आइडिया नहीं है। हो सकता है पीछे आंसर पता है दो ब्रैकेट के फॉर्मेट में हो या एक आधा ब्रैकेट के फॉर्मेट में हो, ये लोग ना सिंप्लीफाई भी कर देते हैं चीजों को। बाकी तो आंसर तो यही बनेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, आंसर तो वही बनेगा, आंसर तो हमारा सही है, आंसर में मुझे कोई डाउट नहीं है। बाकी पीछे ना कभी कभी कॉमन निकाल करके ब्रैकेट में आंसर दिया होता है, तो उस पर कंफ्यूज मत होना, एक बार उस ब्रैकेट को खोल के चेक कर लेना क्या तुम्हारा आंसर ही है क्या, तो देख लेना। बाकी मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करने नहीं बैठ रहा, मेरा भी दिमाग चल ही नहीं रहा है, मुझे बस लेक्चर कंप्लीट करना था कि मैं तुम्हें बस यहाँ तक समझा दूं और तुम्हारा आज का लेक्चर हो जाए पूरा। सो डे 4 वहां पर फिजिक्स पूरा कंप्लीट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स भी आप समझ लो आधा कंप्लीट, एक कल के लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और वहां पर वी आर स्टार्टिंग विद पोटेंशियल, ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यार, आज 4 दिन हो गए एंड वी हैव कंप्लीटेड फ्रीकिंग 2 चैप्टर्स यार, ठीक है, क्लास 12 के 2 चैप्टर 4 दिन में हमने कंप्लीट भी कर लिए। तो देख रहे हो ऐसे पेस पर अगर हम लोग चलते रहे, और अगले 4 दिन में मेरे हिसाब से 2 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर अप्रोक्सीमेटली, आप ये मान के चलो। यस, ये जो संडे आएगा ऑब्वियसली आपको जेई का लेक्चर नहीं मिलेगा, एडवांस का लेक्चर, बट अगले संडे से आपको जेई एडवांस के लेक्चर्स मिलेंगे, उसके अंदर जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, वही चैप्टर्स के जो चैप्टर्स आप लोग ने यहाँ पर कर लिए हैं। मजा आ रहा है, आई होप यार तुम लोग को मजा आ रहा हो, तुम लोग को अच्छा लग रहा हो पढ़ने में। बाकी तुम लोग को यार कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैं बहुत ही बेसिक से एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम लोग को लगे तुम लोग को नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ो। वो चैप्टर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं और से सीख लेना चाहिए या तुम्हें आता है, तुम्हारी मर्जी है। देखो मेरा काम है बनाना, मेरा काम है उस बंदे को अपलिफ्ट करना जिसको नहीं आती चीज़ें, ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं बना रहा हूँ। मिलते हैं यार कल डे 5 में। जय श्री राम।